नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में नाम वापसी के आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस के अधिकांश बागियों को पार्टियों ने आखिरकार मना ही लिया है, लेकिन अब भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो ये बागी हैं वो पार्टियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। उत्तराखंड राज्य की 70 सीटों पर नामांकन वापसी के अंतिम दिन 95 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी की गई और इन्हें चुनावी अखाड़े से हटाने का फैसला किया गया। अब इस नाम वापसी के बाद प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। प्रदेश की हॉट सीट बनी लालकुआं विधानसभा में संध्या डालाकोटी ने कांग्रेस की तो पवन चौहान ने बीजेपी की मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं। रुद्रपुर में बीजेपी के बागी विधायक राजकुमार ठुकराल ने बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। बागियों ने दोनों दलों के नेताओं के लिए कड़ाके की पड़ रही सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा दिया। बागी डॉक्टर संध्या डालाकोटी ने नाम वापस नहीं लिया, इससे हरीश रावत का संकट बढ़ गया है। तो वहीं रुद्रपुर से टिकट कटने के बाद बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया। राजकुमार ठुकराल किसी भी नेता के मनाने पर नहीं माने। ठुकराल ने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मैं अब चुनावी मैदान से हटने वाला नहीं हूं। ऋषिकेश विधानसभा सीट से कांग्रेस के बागी प्रत्याशी शूरवीर सिंह सजवान ने अंतिम दिन अपना नामांकन वापस ले लिया। उधर डोईवाला सीट पर बीजेपी के बागी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और सुभाष भट्ट ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। हालांकि बीजेपी से बागी जितेंद्र नेगी चुनावी मैदान में डटे हैं। घनसाली सीट पर बीजेपी के बागी प्रत्याशी सोहन खंडेलवाल ने भी नाम वापस ले लिया है, जिससे बीजेपी को कुछ राहत मिली है। लेकिन बीजेपी के ही दर्शन लाल अब भी बागी प्रत्याशी के तौर पर घनसाली सीट पर बने हुए हैं और सिरदर्दी बढ़ा रही हैं। देखिए, निष्कासित कर दिए गए हैं जो लोगों ने कल नामांकन नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई है, चुनौतीपूर्ण लड़ाई है। हमारा सबका मकसद, सारे कार्यकर्ताओं का, सारे पदाधिकारियों का, सारे हमारे जो सिपाही हैं कांग्रेस के कर्मठ सिपाही, सबका एक मकसद है और वो है मजबूत सरकार यहाँ पर पुनर्स्थापित करना कांग्रेस की। लेकिन इस लड़ाई में जो लोग इस लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जिनका अपने क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं है, जो शायद अपने कद को गलत आंकने का काम कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पार्टी की किरकिरी कराने का जो काम किया है, उनको आज पार्टी ने बेदखल कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। आज चाहे संजय नेगी हो, संध्या डालाकोटी हो, संजय डोभाल हो, महात्वर सिंह कंडारी जी हो, ये सभी लोग पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ को, व्यक्तिगत हित को पार्टी और संगठन से ऊपर रखा। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता चुनाव के लिए नामांकन किया था, सभी लोगों से पार्टी के जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय लोगों ने चर्चा वार्ता की थी। उसमें अधिकांश लोग बैठ गए, लेकिन अभी भी कुछ स्थान ऐसे हैं कि जिन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। अभी उनको समझाने बुझाने का काम सीनियर लीडर्स की तरफ से जारी है, लेकिन अगर एक समय सीमा के अंदर वो लोग नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर सभी उन कार्यकर्ताओं पर, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है, उसके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। साफ हो चुकी है, राज्य में नामांकन से लेकर नाम वापसी का समय खत्म हो गया है। राज्य के सभी सीटों की तस्वीर अब साफ हो गई है। राज्य की 70 सीटों पर अब नाम वापसी के बाद महज 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश में 14 फरवरी को वोट डाला जाएगा, जिसमें लगभग 82 लाख मतदाता प्रदेश की नई सरकार का गठन करेंगे। प्रदेश में कुल इस समय जो मतदाता हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है और इस बार सबसे ज्यादा प्रत्याशी गढ़वाल क्षेत्र से ही सामने दिखाई दे रहे हैं। यहां पर सबसे अधिक 7 जिलों के 41 सीटों पर 391 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि कुमाऊं की बात करें तो यहां पर 29 विधानसभा सीट है और 241 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इन सब के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस से बागी भी चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोक रहे हैं, जो दोनों ही दलों की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही हैं। सबसे ज्यादा बागी बीजेपी से चुनाव लड़ने की ताल ठोक रही हैं। बीजेपी के 14 लोग बागी होकर मैदान में हैं, तो कांग्रेस की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। कांग्रेस से भी 12 लोग बागी होकर मैदान में कूद पड़े हैं। लिहाजा दोनों पार्टियां किसी भी सियासी फेरबदल से फिलहाल डरी हुई नजर आ रही हैं। राज्य की 70 सीटों पर 750 लोगों ने अपना नामांकन कराया था, जिनमें 23 प्रत्याशी नामांकन पत्र रद्द होने से बाहर हो गए, जबकि 95 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया।
लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बागी अपने ही प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर 136 प्रत्याशी अब भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। सबसे ज्यादा देहरादून जनपद की 10 विधानसभा सीटों पर 117 सर्वाधिक प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में हैं, जबकि हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों पर 110 उम्मीदवार मैदान में हैं। चंपावत और बागेश्वर में 14 सबसे कम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बागियों ने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से अनेक सर्वे में प्रदेश में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है, उससे बीजेपी और कांग्रेस के लिए बागी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने ताकत लगा दी थी, फिर भी बीजेपी सिर्फ 5 बागियों को ही मना पाई, जबकि कांग्रेस पार्टी 8 बागी नेताओं को मनाने में कामयाब हो पाई। बीजेपी को धनौल्टी, घनसाली, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, रुद्रपुर, भीमताल विधानसभा में बागी बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कांग्रेस को लालकुआं, रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री और घनसाली विधानसभाओं में बागियों से काफी टेंशन है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शोभा राम जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, और पवन तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। पवन जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। देखिए, बागी जो है वो इस समय टेंशन बढ़ाते हुए तो नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने क्या कुछ कोशिश नहीं की, उसके बाद भी सिर्फ 5 बागी नेताओं को मनाने में आप कामयाब हो पाए, बाकी नेताओं का आप क्या कीजिएगा? ठीक है, और आपने अच्छा मुद्दा टीवी के माध्यम से उठाया है, जनता में एक संदेश जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने एक कोर कमेटी बना दी है, जो इस तरह के लोग हैं जो चुनाव मैदान में अभी डटे हुए हैं, उनको मनाने के लिए, और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने में कामयाब हो जाएगी। कुछ सीटों पर हम कामयाब भी हो चुके, जैसे पिरान के लिए सीट है, इधर आपका लखनऊ सीट थी, इधर आपका जो है लालधान सीट थी। इनमें सभी जो बागी थे उन्होंने अपने पर्चे वापस कर लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला करके भारतीय जनता पार्टी के काम में लग गए हैं। जहाँ तक सवाल अभी कुछ और लोग हैं, उनको उनका गुस्सा जायज इसलिए बनता है कि उनकी एक अपेक्षा थी कि हमें टिकट मिलेगा, थोड़ा जोर पड़ता है कि भाई हमारा टिकट कट गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे के आधार पर कार्यकर्ताओं की कसौटी और जो खरा उतरे और जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया है। और अभी वरिष्ठ जनों की एक कमेटी हमने गठित की है, वो सभी जगह जा करके इन लोगों से वार्ता जारी है, और उम्मीद ये की जा रही है कि 1-2 दिन में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। सर, नाम वापसी का तो आखिरी दिन रहा, और इस दौरान भी आप लोग ज्यादा कुछ कोशिश अपनी जो कर रहे थे उसमें सफल होते हुए नजर नहीं आए हैं। 14 बागी अभी भी भाजपा के चुनावी मैदान में हैं। कितने दिन लगेंगे? 14 फरवरी को तो आपको मतदान करना ही है सर। नहीं जी, नाम वापसी की जहाँ तक बात है, नाम वापसी के बाद भी आ जाते हैं, क्योंकि उनका चुनाव सिंबल भारतीय जनता पार्टी का तो है नहीं, किसी पार्टी से है नहीं। ज्यादातर निर्दल के रूप में उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। जहाँ तक सवाल वापस होने का है तो वापस हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है, और ये पहले से होता भी आया है। कुछ लोग जल्दी मान जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर में मानते हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्दी हम उन्हें मनाने में कामयाब हो जाएंगे। शोभा राम जी, आपके भी 12 ऐसे बागी नेता हैं जो इस समय चुनावी मैदान में हैं, और संध्या डाला कोटी ने तो काफी आपकी चिंताएं बढ़ाई हुई है, हरीश रावत के सामने जाकर खड़ी हो गई। बुलाया बात करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर प्रत्याशी जो है हमारे, गाड़ी में ड्राइवर डायरी रखी, वो भी नहीं आना, जो है वो कहीं थोड़ा बहुत मन मुटाव है, लेकिन जो है लास्ट तक जो है उनको कहीं न कहीं मना लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी से बाहर है, लेकिन लास्ट तक उनको जो है कहीं न कहीं मना लिया जाएगा। सर, 12 नेता, आप लोगों को जरा भी चिंता नहीं हो रही है? और संध्या डाला कोटी तो बिल्कुल इस समय आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं। आखिरकार बहुत बड़ा धोखा वो अपने साथ हुआ मान रही है कि पहले तो उनको टिकट दे दिया, लेकिन फिर वहां से आपको हरीश रावत को लड़ाना था तो उनका नाम काट दिया।
वो तो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार ही नजर नहीं आ रही है इस समय। देखिए देखिए ऐसा होता है कि जब कोई आदमी मेहनत कर रहा हो और जिस सब्जेक्ट की वो तैयारी कर रहा हो और पर्चा फिर दूसरे सब्जेक्ट का आ जाए वहां पे, तो उसको दिक्कत तो होती है। जो आदमी लगातार मेहनत कर रहा है, वो जो उसको पहले टिकट दे दिया था, तो थोड़ा मन मुटाव तो होता ही है, दुख भी होता है, कोई भी हो उसमें। लेकिन जो है एट टाइम पे जो फिर प्रत्याशी चेंज कर दिया गया वहां पे, जी। उसको इस चीज का उनको बड़ा दुख है। वो चाहते थे कि जब मुझे एक बार टिकट दे दिया तो दोबारा चेंज नहीं करना था, लेकिन जो है उसको जो है उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन जो है लास्ट तक जो है, जहां तक उम्मीद है हमें कि वो मान जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं सर, शुभकामनाएं आपको, मान जाए तो बढ़िया, नहीं तो हरीश रावत की मुश्किलें तो वो बढ़ा ही रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डीके पॉल जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पॉल साहब, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। अब सर सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेता अपनी ही पार्टी की चिंताएं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी आपकी पार्टी से अछूती रह गई है। पॉल साहब। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो जी सर, हेलो, आवाज आ रही है, बताइए पॉल साहब। हाँ मैम, सर तो नमस्कार करूंगा मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँ कि हमारी पार्टी में ऐसा रोध गतिरोध किसी प्रकार का है नहीं। हमारी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को टिकट दिया है। और जो एक आध साथी हमारा था भी इस प्रकार का, वो पार्टी के लिए काम करने में जुट गया है। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी बिल्कुल गलत है कि एक बार पार्टी, कोई भी पार्टी हो चाहे जिसको चुनाव लड़ाना है, वो शुरू से ही उसको मैदान में उतारने के लिए तैयारी कराएगी, तो निश्चित तौर से इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातें सामने नहीं आएगी। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों ने, खासतौर से कांग्रेस और भाजपा ने ये ऐसा प्रचलन, ऐसा माहौल बना दिया है पूरे राज्य के अंदर कि आप लास्ट मोमेंट तक भी टिकट नहीं देते और उसका खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ता है, तमाम कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं। पॉल साहब, इन बागी नेताओं पर नजर है क्या आम आदमी पार्टी की, कि अगर बिल्कुल भी आपके नहीं है। कैंडिडेट नहीं जीते तो आने वाले समय में इन्हें आप अपनी पार्टी में शामिल करा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। किसी बागी पर, किसी भी पार्टी के बागी पर आम आदमी पार्टी की कोई नजर नहीं है, और ना बागियों के साथ में आम आदमी पार्टी खड़ी होती है। पार्टी बड़ी ईमानदारी से, कार्यकर्ता जो काम करता है, पार्टी उसकी हितैषी है। जैसे एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी का हितैषी होना चाहिए, उसी प्रकार से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की हितैषी होनी बहुत जरूरी है। तो आम आदमी पार्टी में इस तरह का कोई प्रचलन, कोई अपवाद ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा कि अगर कोई हमारा जो चुनाव लड़ने वाला दूसरा साथी भी रहा होगा, आज वो अपने घोषित प्रत्याशी के साथ में ईमानदारी से काम कर रहा है और मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। शोभाराम जी, क्या आपके अपने ही नेता या फिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी से जो नेता इस समय बागी नजर आ रहे हैं, वोट कटवा की स्थिति में आ गए हैं? क्योंकि हरीश रावत को चिंता थी कि आम आदमी पार्टी वोट कटवा की स्थिति में आ जाएगी, लेकिन अभी तो आप ही के नेता चिंता बढ़ा रहे हैं आपकी। सिर्फ एक आध सीट थी ऐसी थी जिसमें भी थोड़ा विलंब हुआ, और लेकिन वो भी लास्ट तक मान जाएंगे। लेकिन ज्यादातर हमारे जितने भी जो थे, जैसे सहसपुर में थे, चार हमारे वो थे, लेकिन लास्ट में सब ने एक साथ मिलकर के सब एक मंच पर आ गए हैं। कोई किसी के साथ मनमुटाव नहीं है। ऐसे ही राजपुर विधानसभा में सब एक साथ आ गए हैं, किसी के अंदर कोई मनमुटाव नहीं है। कैंट में भी ऐसा ही रहा। लेकिन सब जगह व्यवस्था ठीक है, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। और सारे जो हमारे प्रत्याशी थे जिन्होंने नाम वापस लिया, सब एक साथ जुट करके प्रत्याशी के साथ लग गए हैं और पार्टी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। बार बार सामने क्यों आ रहे हैं सर? ये 12 नाम बार बार सामने क्यों आ रही हैं? या फिर इनके लिए बस भविष्य पर छोड़ा हुआ है कि अगर मान जाएंगे तो ठीक, नहीं तो लड़ तो रहे हैं ये निर्दलीय फिलहाल? नहीं, कोशिश जारी है। वो जहां तक उम्मीद है हमें मान जाएंगे, वो ऐसा नहीं है, मान जाएंगे लास्ट तक जो है। आप ये देखिए कौन ऐसा करेगा, गलती नहीं करेंगे ये लोग। कांग्रेस सत्ता में आ रही है 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ। जो है ये लोग कोई ऐसी गलत कदम नहीं उठाएंगे। पवन तोमर जी, वैसे ही तमाम सर्वे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इन चुनावों में कड़ी टक्कर दिखा रही हैं। ऐसे में ये जो बागी नेता हैं, क्या वो अलग ही एक परेशानी खड़ी कर सकते हैं? ज्यादा अंतर नजर आ नहीं रहा है आपके जीतने में? जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ा भारी अंतर है। जैसे कि हमने किसी बड़े नेता का इस तरह का ना ही सर्वे आया, ना ही टिकट कटा रखी है
वो लोग खुद ही कंफ्यूज हैं कि हम चुनाव लड़े तो लड़े कहाँ से। अभी आपने हरीश रावत जी को देखा होगा, वो एक सीट पर गए, भारी विरोध उनका हुआ और भारी विरोध के साथ जब रणजीत रावत जी ने उनके सामने ताल ठोक दी तो वहां से छोड़कर वहां से पास खड़े हुए और दूसरी जाकर के सीट पर उन्होंने नामांकन कर दिया। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे पूर्व, वो आज हमारे साथ, हमारी विचारधाराओं के साथ हमारी पार्टी उन्होंने ज्वाइनिंग की। महिला इनकी जो इनकी प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य जी, उनको इन्होंने अपमानित करने का काम करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति परिस्थितियों में सम्मिलित होकर और हमारी विचारधाराओं में सम्मिलित होकर आज वो पार्टी में आ चुकी हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ सीटों पर हमारा गतिरोध बराबर बना हुआ है। जो कार्यकर्ताओं की जो टिकट मांग रहे थे उनकी अपेक्षा के अनुरूप टिकट नहीं मिले, तो वो स्वाभाविक है, वो अभी मैदान में डटे हुए हैं और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि ये संख्या हमारी ज्यादा थी, लेकिन नामांकन के वापसी के बाद ये संख्या मात्र 13-14 के उसमें रह गई है और कल तक ये संख्या लगभग आधी से भी कम रह जाएगी। और मुझे लगता है कि हमारे जो वरिष्ठ जन, हमारे जो कोर कमेटी के लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो संगठन के लोग हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे केंद्रीय प्रभारी हो, वो एक तरह से उन्हें मनाने में कामयाब हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कभी इतना विरोध नहीं है। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इतना विरोध नहीं है और उनके यहाँ पर विरोध ज्यादा है, क्योंकि बागियों को मनाने में भी कांग्रेस ज्यादा आगे रही ना। आप तो सिर्फ 5 लोगों को मना पाए, उन्होंने 8 लोगों को मना लिया। आपके यहाँ अभी 14 बागी हैं, उनके यहाँ अभी 12 बागी हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस मामले में आज ज्यादा महान हुए? जी, मैंने आपको जो उदाहरण दिए हैं कि इनके खुद ही नेता कंफ्यूज हैं कि हमें कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, कहाँ से नहीं लड़ना चाहिए। यहाँ कांग्रेस में इनके बड़े जो नेता है उन्होंने स्थिति उत्पन्न की हुई है बागियों की। हमारे यहाँ स्थिति परिस्थितियां वंश हुई हैं, तो परिस्थितियां वंश हुई हैं उसमें अंतर है। और जो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं वो परिस्थितियां खुद ही पैदा कर रहे हैं, वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें चुनाव कहाँ से लड़ना है कि कहाँ से नहीं लड़ना है। और जहाँ तक मनाने की बात है, वो निरंतर प्रयास हमारे जारी हैं और हमें लगता है कि हम एक ही झटके में उसको पार कर जाएंगे। हम सने नहीं चलेंगे, एक ही झटके में उसको संभवतः हम पार कर जाएंगे। और जो हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं उनको मुझे लगता है वो पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में कार्य करेंगे। मनाने का दौर ही अभी तक तो चल रहा है, तो अभी आप लोग मैनिफेस्टो कब जारी करेंगे? क्या कुछ आपको उसमें शामिल करना है? इन सब के बारे में चर्चा होती है कि नहीं होती है, या रूठने मनाने में ही अभी व्यस्त हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हमारा एक वाहन जो LED लगा करके पूरे क्षेत्रों में घुमा है और हमने जनता के अनुरूप उनमें सुझाव मांगे हैं और हमारी जो कोर कमेटी वो सुझाव जनता के बीच में आ गए हैं। एक आध दिन में ही बहुत जल्दी हम मैनिफेस्टो अपना जो है क्लियर कर देंगे। और ये हम जनता के बीच में जो गए हैं, आप लोगों के बीच में पहुंचे। चलिए पॉल साहब, देखिए ये अक्सर चुनावों के समय में होता है कि राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं वो नाराज हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से। ज्यादातर वजह यही सामने निकल कर आती है कि उन्हें टिकट नहीं मिलता। अब ऐसे में ये एक राजनीतिक पार्टी के लिए कितनी मुश्किल की घड़ी होती है। एक तरफ चुनाव सिर पर है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ज्यादा दिन अब बचे नहीं है, दूसरी तरफ इतने बड़े और दिग्गज नेता नाराज बैठे हैं। चिंता का सबब तो बना ही रहता है ना राजनीतिक दलों के लिए। जनता के बारे में कैसे विचार कर पाते होंगे फिर इस समय वो लोग? मैं इसको एक चीज से और जोड़ना चाहता हूँ जी। जब कोई पार्टी सत्ता में होती है ना और उसके जो कार्यकर्ता 5 साल तक उसको जिताने में काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनके अनुरूप जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी के साथ में अपना उस समय पर जीतने के साथ साथ मैनिफेस्टो जारी किया हुआ होता है, तो कुछ कार्यकर्ता ईमानदार भी होते हैं। वो ईमानदार कार्यकर्ता उस बात को इस तरह से लेकर के चलते हैं कि जब पार्टी सत्ता में आने के बाद भी और कार्यकर्ता की मेहनत करने के बाद भी जनता के अनुरूप काम नहीं हो पाए, विकास नहीं हो पाया, राज्य के अंदर नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया, बहनों की बातें नहीं मांगी गई और तो और कुछ लोग राज्य के सीधे सीधे मुद्दों से जुड़े होते हैं। जैसे हमारी लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां आज भी यूपी के कब्जे में है। जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी जिम्मेदारी थी
कि वो उस परिसंपत्ति को अपने बड़े भाई यूपी से लेकर के वापस लाए हमारे राज्य को। वो परिसंपत्ति का जो है ना, जो उसका टोटल जमा है वो हमारे खाते में जुड़े। लेकिन जब सरकारें फेल हो जाती है ना हर क्षेत्र में, चाहे नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, चाहे राज्य की परिसंपत्तियां वापस लाने की बात हो, चाहे मलिन बच्चियों को नियमित करने की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी की बहनों को उनका मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे पुलिस वालों को उनको 4600 का पे देने की बात हो, जब सरकारें फेल हो जाती है तो कार्यकर्ता नाराज हो जाता है और वो कोशिश करता है कि जो विधायक पहले जीत करके आया था, जिसके लिए उसने काम किया था, इस बार उसको टिकट न दिया जाए, मुझको टिकट दिया जाए, मैं बेहतर तरीके से विधानसभा के अंदर लोगों की जनता की बात रख पाऊंगा। तो ऐसी ये राष्ट्रीय पार्टियां, खासतौर से दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, ये इन बातों पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए इनके कार्यकर्ता नाराज होते हैं। खाली टिकट तो बहाना है, इनको सबक सिखा रहे हैं उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए उनके कार्यकर्ता उनसे नाराज है। वो अलग बात है कि आइडियोलॉजी की वजह से वो पार्टी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन इसकी जिम्मेदार खुद वो सरकार है, पार्टी नहीं सरकार है, जिसने अपने 56-57 विधायकों के बम पर बहुमत के साथ भी कार्यकर्ताओं के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे और जनता के उन्होंने किसी भी काम करने का काम नहीं किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, और अब तो वैसे भी ये डूबता हुआ सूरज है, तो डूबते हुए सूरज से तो वैसे भी कई लोग वैसे ही नाराज हो जाते हैं। हार की ओर जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जब अपने मैनिफेस्टो पर खरा नहीं उतरेगी तो जनता भी हराएगी, कार्यकर्ता भी हराएंगे। नहीं, वो डूबते हुए सूरज हैं पॉल साहब, वो अगर डूबते हुए सूरज हैं तो आपको पूर्ण विश्वास है कि आपका सूरज उग जाएगा उत्तराखंड में? सूरज है केजरीवाल जी की एक कमिटमेंट, गारंटी के तौर पर जनता के बीच में जो रखी गई है उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, उस पर कार्यकर्ता मजबूती के साथ में काम घर जाकर के डोर टू डोर उनका बखान कर रहे हैं, लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। और देश के अंदर एक ही नेता ऐसा है जो ईमानदारी की राजनीति और काम की राजनीति में विश्वास करते हैं, और वो है केजरीवाल जी। केजरीवाल जी पर उत्तराखंडियों का भरोसा हो चला है, जनता उसको ललाई से सत्ता में बैठाने के लिए, क्योंकि जो सुविधा दिल्ली में मिल रही है उत्तराखंड में भी आम आदमी चाहता है कि उसको सुविधा मिले, इसलिए केजरीवाल जी की नीति कामयाब होने जा रही है, हम सत्ता की ओर जा रहे हैं। चलिए पवन तोमर जी, डूबता हुआ सूरज आपको बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उनका साफ तौर पर कहना है कि केजरीवाल की नीतियों से अब देश की जनता प्रभावित होने लगी है। पवन तोमर जी से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनका फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। शोभाराम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? इनके संपर्क रहते हैं, जनता से संपर्क टूट जाता है तो अच्छे से संपर्क टूट जाते हैं। मैम चलिए सर, वो तो खैर लगे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, उनके तो कितने बड़े बड़े नेता इस समय यहाँ पर आए। हम तो इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कब वापस आएंगे उत्तराखंड। क्या सारा फोकस अभी पंजाब पर ही है क्या उनका? नहीं, हमारे 15 वहाँ के विधायक मंत्री आज भी, हमारे जैन साहब, हमारे सत्येंद्र जैन जी, कल राखी बिरला जी हमारी मंत्री, कल हमारे और भी कई मंत्री, 15 मंत्री, जो 15 विधायक और मंत्री मिलाकर के सारे उत्तराखंड की भूमि पर है, इस देवतुल्य भूमि पर है, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए भूमि पर मौजूद है। और हर रोज हम डोर टू डोर, हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे मंत्री डोर टू डोर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल परसों में आने वाले हैं। 4 तारीख से कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का है, लगातार 6 दिन का। ऐसा नहीं है, देवभूमि को बहुत हृदय से प्यार करते हैं मुख्यमंत्री जी। उनको पर आध्यात्मिक, देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का जो वादा किया है वो ऐसे नहीं किया है। उत्तराखंड को सबसे ज्यादा प्यार अगर कोई करते हैं इस देश के अंदर तो केजरीवाल जी करते हैं। वो चाहते हैं कि हम वादा प्रधानमंत्री भी तो करते हैं कि उनका एक कुछ खास ही लगाव है उत्तराखंड से। ये एक ही एक तरह की राजनीति हो रही है क्या देश में कि हमारा खास लगाव, हमारा ज्यादा है लगाव, या हमें ही सादा प्रेम है उत्तराखंड से? देखिए, ये तो करनी और कसनी का फर्क है ना। एक व्यक्ति खाली बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी ये यहाँ के लोगों के काम आएगा। और पिछले 5 साल से लेकर के आज तक ना पहाड़ के पानी का पता है उनको, ना जवानी का पता है। जवानी भटक रही है, कभी 108 के कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, कभी पीआरडी के कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, कभी संविदा के कर्मचारियों को उनका मानदेय नहीं बढ़ाते, उनको नियमित नहीं करते। अरे ये करनी में भारतीय जनता पार्टी की करनी और कसरी में और आम आदमी की पार्टी की करनी कसरी में बहुत फर्क है। हमारे नेता काम की राजनीति और ईमानदारी की राजनीति की बात करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में दिल्ली के अंदर 9 पुल बनाए गए, जिनका बजट विधानसभा से पारित हुआ 1600-1700 करोड़ रुपया, और उस 1700 की बजाय 1200 करोड़ रुपए में मात्र उन 9 पुलों को बना दिया गया। 500-700 करोड़ रुपया
खुद हमारे जो बजट का जो था वो बचा लिया गया, और इसलिए बहनों को 2 साल 3 साल के लिए और बसों में फ्री दे दिया गया। हमारी पार्टी ईमानदारी से काम करती है, और ईमानदारी से काम करने के साथ साथ में बचत करती है, और बचत का फायदा सीधे सीधे जनता को देती है। ये फर्क है करनी और कथनी में। खाली कह देने से नहीं होगा। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहाँ के लोगों के काम आएगा। अरे प्रारूप बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी नीति, बहुत बड़े नियम बनाने के लिए उत्तराखंड के विश्लेषकों के राय मशवरा किया है। छोटी जल विद्युत परियोजनाएं कैसे हम हजारों अपने पानी पर बनाएंगे, कैसे यहाँ के इंजीनियर को उसमें नौकरी देंगे, कैसे यहाँ के लोगों को उसमें फायदा देंगे, ये सारी नीति आम आदमी पार्टी के पास है, और हम धरातल पर उतारेंगे सत्ता में आएंगे तो। चलिए पवन जी, आवाज मिल रही है आपको? सर, आपकी कथनी और करनी में अंतर है, और सबसे बड़ी बात तो ये कह गए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि डूबता हुआ सूरज है आप। भविष्यवाणी यहाँ पर हो रही है बीजेपी के लिए। देखिए पल्लवी जी, मैंने पहले भी कहा है, ये लोग दरअसल क्या है कि ये कहते कुछ है करते कुछ है। झूठ का पुलिंदा के आधार पर कौन सरकार दिल्ली में जा रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है, और पूरी उत्तराखंड की जनता भी जान चुकी है। केवल झूठ बोलने के सिवाय इनका दूसरा काम नहीं है। और मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये अपने आप को बड़ा पाक आप समझ रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए। अभी आपने इन्होंने घोषणा की है कि साहब हम एक बेटी को 1000 रुपए देंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ ये देंगे, लेकिन जहाँ इनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं दे पा रही है? अरे इनकी नीयत साफ झलकती है। जब ये वहाँ नहीं कुछ कर पा रहे तो झूठ की जनता, झूठ के पुलंदे ये जनता समझती है झूठ बोल रहे हैं, करना कुछ नहीं चाह रहे हैं, और केवल झूठ के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पूरे उत्तराखंड की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी विकास की गंगा उत्तराखंड में बहाई। अभी आप देखेंगे 51 पुलों का निर्माण हुआ है, हजारों करोड़ रुपए हमने कनेक्टिविटी में खर्च किए हैं। अभी स्वास्थ्य जो हमारे कॉलेज है उनका उद्घाटन हमारे वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने अभी किया है। बहुत ऊर्जा के क्षेत्र में आप देख लिए, जहाँ कभी कनेक्टिविटी ऊर्जा की नहीं मिलती थी, आज सभी जगह, आज पूरे गांव जगमगा रहे हैं बिजली से। मैं समझता हूँ जितना भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के विकास के लिए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जितना सुविधा उत्तराखंड को लेकर हैं, इतनी कोई सरकार रही है न रहेगी। और कई वादे रहे सर जो अभी भी अधूरे रहे। अभी तो खैर आप रूठने मनाने में व्यस्त हैं, तो मैं इसलिए उस पर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी, नए विश्वविद्यालयों की आप बात कर रहे हैं, सीसीटीवी लगाने के वादे आप लोगों के द्वारा किए गए थे, हर गांव को सड़क से जोड़ने का वादा आप लोगों के द्वारा किया गया था, आपने कितने आवासीय परिसर बनाने के वादे किए थे, ये कहाँ पूरे हुए हैं? अब तो ये तो कागजों में भी पूरे नहीं हुए। आपके कितने वादे अधूरे रह गए हैं सर? और आप पुलों की बात कर रहे हैं, बाढ़ के समय में कितने पुल टूट गए, उसका आप थोड़ा सा आंकड़ा देंगे मुझे? पल्लवी जी, अब देखिए, अगर काम करता है उस पर थोड़ी बहुत ही स्व बैठे उंगली उठेगी, जो कुछ करेगा ही नहीं तो उंगली क्या उठेगी। दूसरी बात, हम उनमें नहीं है जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने अभी हमारी जो आपदा आई थी, अधिकारियों पर 97 लाख रुपए उन्होंने हेलीकॉप्टर में खर्च कर दिए थे। और आप ये देखेंगे, आधा लीटर दूध के 150 रुपए आधा लीटर दूध इन्होंने दिया था। और आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से जनता त्राही थी, और ये अपनी मस्ती में किस तरह से चूर थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के जो कार्य किए हैं वो सबको मालूम है। हजारों करोड़ की हमने योजनाएं उत्तराखंड में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है, और वो क्रियान्वित हो रही है, कुछ पर काम चल रहा है। विकास जहाँ तक मामला है, अगर मैं सुबह से गिनवाऊं तो शाम तक हो जाएगी कि विकास इतने किए हैं, और ये जनता जानते भी हैं। सौभाग्य योजना ले लीजिए, चाहे वो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनकी जो है मानदेय ले लीजिए, उनको बढ़ाने का काम किया हमने। जो सेना के लिए कितना काम किया, जो है उनको वन पेंशन से हमने उनको लाभान्वित किया। और किसानों का 3 लाख जो महिला सक्षम सहायता समूह है उनको 5 लाख की हम लोग दे रहे हैं, जिनमें 0% ब्याज है, उनको जोड़ने का काम किया। हजारों ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तराखंड में की है। शोभा राम जी से पूछ लेते हैं। शोभा राम जी,
ये जो वादे किए जा रहे हैं फिलहाल बीजेपी की तरफ से और जो दावे भी किए जा रहे हैं, कितना खरी उतरी है बीजेपी इन दावों और वादों पर? 5 या 10% भी ये पूरा नहीं कर पाए हैं, और आप ये झूठ बोलने के सिवाय इन्हें कुछ भी नहीं आता। आप ये कभी निर्माण की बात करते हैं कि हमने आवास बनाकर देंगे गरीबों को, कभी उज्ज्वला सिलेंडर की बात करते हैं, ये कभी ये मरीन मछलियों की बात करते हैं, कभी ये किसानों की बात करते हैं, कभी बेरोजगारों की बात करते हैं। आज की तारीख में देखिए, इनके समय में हर आदमी, गरीब से लेकर के मीडियम क्लास से लेकर के हर आदमी त्रस्त है। ये झूठ बोलने में माहिर है। इन्होंने कितने आदमी को रोजगार दिया, आप बता दीजिए मुझे, इसका ये आंकड़ा बता दीजिए। ये लाखों की बात करते, मैं कह रहा हूँ हजारों की बात मैं बता दूं मुझे। लाखों आदमियों का रोजगार कार्यालय में नाम रजिस्टर्ड है। इन्होंने तो नौकरी तक नहीं निकाली, इन्होंने हर चीज को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे आप विश्वविद्यालय हो, चाहे कुछ पे। इन्होंने विश्वविद्यालय कितने बनाए आप बताइए? रोटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और सबसे ज्यादा जो इनके जो टाइम पे हुआ, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, इनके समय तो हुआ। आप ये झूठ बोलने के सिवाय आप 15 लाख देंगे खाते में, कहा गए आपके 15 लाख खाते? कांग्रेस के टाइम पे 14 रुपए किलो चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, राशन मिलता था आराम से। आज तो सब चीज। आप विश्वविद्यालय बता दीजिए मुझे, कितने विश्वविद्यालय खोले इन्होंने, कितने अस्पताल खोले आपने इन्होंने? आवास की बात करते हैं, गरीबों को आवास दे दिए, पकड़ कर नाम देते हैं कि ये बता देना। उस आज महिला को पता ही नहीं कि मुझे आवास दे दिया, वो कह रही मैं तो किराए के मकान में रह रही हूँ, और उसे कह रहे कि हमने आवास दे दिया। इनका झूठ बोलने के सिवाय कोई काम नहीं, पब्लिक को गुमराह करते। अगर इन्होंने विकास कार्य किया हुआ होता ना, तो इनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री गली गली ना घूमते। ये छोटे से चुनाव में भी जो है ये प्रधानमंत्री को लेकर आ जाते। अरे आप अपने स्टेट में बताइए ना, अपने स्टेट में क्या काम किया? ये तो उनकी पार्टी की खूबसूरती हुई ना सर। ये भी तो देखिए कि कितनी संगठन में एकता है कि छोटा सा चुनाव भी ये लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे आखिरी चुनाव हो। इसमें भी नेगेटिविटी ढूंढने का काम आप कर रहे हैं, तो बड़ी अचंभित लग रही है मुझे बात आपकी। ऐसा तो नहीं है ना, इंतजार करना पड़ता है किसी एक शख्स से मिलने के लिए कि अभी आज अर्जी डालोगे तो 2 महीने बाद बुलाएंगे मुलाकात के लिए, उसके बाद भी कुत्तों को बिस्किट खिला रहे होंगे सामने बिठाकर। ऐसा तो नहीं चल रहा है ना यहाँ पर। प्रधानमंत्री कितनी बार उत्तराखंड में आ चुके, क्या दिया? अच्छा, आप इनके गृहमंत्री कितनी बार आ चुके, क्या दिया? आप जो है ये गली गली घूम रहे हैं। अगर इन्होंने विकास कार्य के यहाँ तक पब्लिक के हित की बात करी होती कोई, तो इन्हें गली गली घूमने की जरूरत नहीं थी। चलिए, आप तो 5 साल सत्ता में भी नहीं रहे सर, आप तो 5 साल सत्ता में भी नहीं रहे सर, उसके बाद भी सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति आपकी पार्टी में हो रही है। कोई खास वजह? सबकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी क्यों बढ़ रही हैं कांग्रेस पार्टी में? मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोरोना काल हुआ था, कोरोना काल में भी कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर घर में राशन बांटने का काम किया। अच्छा, इनके मुख्यमंत्री उससे मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं निकले। लोग बात कहते थे कि यह कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है। आज भी देखिए, सब कहते थे कि कांग्रेस की सरकार आगे दिखे। तो ये लोग तो इतने वो किया इन्होंने, तो हर आदमी को अपने इन्होंने फोटो जरूर छपवाई है, और प्लेट में दवाई की शीशी पे और मास्क तक इन्होंने अपनी फोटो लगा दी थी। ऐसे सब काम ये कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है। राशन की दुकानों पर जो बैग आते थे उन पर अपनी फोटो छपवा के इन्होंने हक है। तो ये मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में। हाँ शुभाराम जी, इस बार के चुनाव में यही मुद्दे रखेंगे आप
कि फोटो क्यों छपवाई गई, अगर हमारी सरकार आएगी तो राशन के बैग पर हम फोटो नहीं छपवाएंगे। ये भी मैनिफेस्टो में लिखेंगे आप? हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें सभी पब्लिक की जो समस्याएं है ना, चाहे बेरोजगारी हो, महिलाओं के अधिकार हो, युवाओं का अधिकार हो, बेरोजगारी हो, सबको सम्मान करके हमारा जो मैनिफेस्टो बना गया है, हर व्यक्ति की उसकी जो है चलिए ठीक है, पहले आप अपने नेताओं की समस्याओं को सुलझाइए, नहीं तो वो आप ही के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ जाएंगे चुनावों के टाइम पे। तो देख लीजिएगा कि कब तक आप अपने बागी नेताओं को मना पाते हैं। पवन तोमर जी, सवाल ये है कि अगर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं छू पाई, तो क्या यही बागी नेता इन चुनावों में हीरो बनकर उभरेंगे, किंग मेकर की स्थिति में आ सकते हैं ये लोग? देखिए पल्लवी जी, है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में आने जा रही है, पूरे विश्वास के साथ, पूरे दमखम के साथ। और जितना स्नेह, जितना प्यार उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसको देखते हुए कहीं आम पार्टी को तो खैर ये अभी कोच चली ना कोच चली तो कहीं भी नहीं है, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इनको जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। अभी मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, शायद इनको ये भी जानकारी नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ आए थे, लाखों की करोड़ रुपए जो है 10 इतनी योजनाएं यहाँ पर दी हैं कि ये शायद उसको देख नहीं पाए। इनके नेता भी इस बात को मानते हैं। जहाँ तक इनकी बात है कांग्रेस की, कांग्रेस के लोगों ने सिवाय घोटालों के और सिवाय झूठ बोलने के इस प्रदेश को दिया ही क्या है। मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने हमारी गंगा माता को ही नहर बता दिया था, आपको ध्यान होगा, वो पूरा टीवी में चला। जब हरीश रावत जी इनके मुख्यमंत्री का भारी विरोध पंचों ने किया, तब इनको माफी मांगनी पड़ी थी। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इन्होंने ये कह दिया था कि जुमे की नमाज जो है तब तक कोई अधिकारी ऑफिस नहीं खोलेगा, ये सारे बंद रहेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति में आगे रहे हैं। 2013 में त्रासदी जब आई थी, उसमें घोटाला हुआ, 760,000 पर अधिकारियों को भत्ता देते रहे और वहां लाशें दबी रही, इनका कोई ध्यान नहीं उधर गया। विराट कोहली जी को इन्होंने 47 लाख रुपए इसमें से दे दिए गए। आखिर एनएस घोटाला देख लीजिए, पहले किसानों की जमीन इन्होंने खरीदी, उसके बाद जमीन खरीदी, फिर उसका सौदा इन्होंने बिल्डरों से कर लिया। आप ये देखिए कि इन्होंने घोटाले के सिवाय और कराई क्या। इन्होंने राजधानी की बात की थी, हमने वहां ग्रीष्मकालीन राजधानी शुरू की है, इन्होंने कोई ध्यान उधर नहीं दिया। 6,000 करोड़ का चावल घोटाला इनकी सरकार में हुआ, चावल खरीदा और वो कागजों में कहीं नहीं मिला। जब उनके कागजों की जांच हुई तो उसमें केवल 12,000 करोड़ का ही चावल, 12,000 बोरे उपलब्ध हुए, या 60,000 खरीदे। आखिर ये घोटाले ये जनता इनको जानती है, इनको पहचानती है कि कांग्रेस ने इसको किस तरह से जनता को गर्त में डाला और जनता की गाढ़ी कमाई का किस तरह से इन्होंने उपयोग किया। अरे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमें उसका जरा सा भी कोई नुकसान होता है उसका दुख होता है। और क्यों होता है? क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको जो संवारा था, इसको बनाया था और उसको अगर संवारने का काम कर रहे हैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। और विकास की गंगा के आप देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किस तरह से लगातार मैं समझता हूँ जितना विकास इन्होंने 5 साल में कर दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने जो है रोजगार नहीं दिया। अरे भाई लाखों रोजगार तो हमने मनरेगा के अंतर्गत दे रखा है। जो मनरेगा के अंतर्गत रोज मजदूरी लोग वहां पर ले रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं। और रही राशन की बात, राशन तो हम फ्री गरीबों को दे रहे हैं। और आप ये देख लीजिए, एक कॉल पर हमारे जो है स्वास्थ्य बीमा पवन जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, हम एक बार फिर से आपकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। आपकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। डीके पॉल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
जी जी पहुंच रही है मैम, पहुंच रही है। बताइए पॉल साहब, आम आदमी पार्टी तो अभी ना 3 में है ना 13 में है, लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन मेरा महत्वपूर्ण सवाल था जिसका जवाब मुझे अभी ना बीजेपी से मिला है ना कांग्रेस से मिला है। अगर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा कोई दल नहीं छू पाता है तो क्या ये बागी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? जितने भी प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर ये जीतते हैं तो इनकी भूमिका इस बार के चुनावों में आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैम पहली बात तो ये कि इस राज्य के अंदर जो निर्दलियों की जीत का जो अपवाद रहा है वो बहुत गिना चुना रहा है। आप 2000 से लेकर के 2022 के पहले चुनाव में एक निर्दलीय जीत के आए, दूसरे चुनाव में भी 2 निर्दलीय जीत के आए, और ऐसे ही 2012 में भी हुआ, 2 से 2 निर्दलीय केवल जीत करके आए। तो कोई बहुत बड़ा जो अपवाद ये नहीं बनने वाले हैं। परंतु मैं एक बात जानना चाहता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई एक बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने ये किया, प्रधानमंत्री जी ने वो किया, अंतर्राष्ट्रीय बातें कर रहे थे। मैं इनको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इस देश के अंदर 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक तो है देश की व्यवस्था जिससे सांसद चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, पूरे देश के लिए काम किया जाता है, सड़कें हो चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे कोई बड़ी योजना हो जो देश से लागू होती है। दूसरी जो व्यवस्था है वो विधानसभा की व्यवस्था है। विधानसभा जो राज्य होता है उस राज्य का विधायक चुन करके आता है, जनता उसको चुन को भेजती है, विधानसभा में भेजती है, और उस राज्य के लिए तमाम नीतियां, तमाम रोजगार की नीतियां, तमाम बातें जितनी भी है वो विधानसभा में बनती है। और उसका एक मुख्यमंत्री होता है, उसका एक मुख्यमंत्री बनता है 5 साल के लिए। लेकिन ये क्या करते रहे, ये 5 साल में 3 मुख्यमंत्री इन लोगों ने बदल दिए। इनको नौजवानों को रोजगार की चिंता नहीं हुई। हमारा जो लाखों हजारों जो हमारे राज्य आंदोलनकारी जिनकी बदौलत ये राज्य मिला, उनके चिन्हीकरण को लेकर के वो आज भी सड़कों पर तड़प रहे हैं। आज हम सरकारी नौकरियों को देने की बजाय आज की ये सरकारें प्राइवेट नौकरियां दे रही है, और वो भी उत्तराखंड के नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये सहारनपुर के लोगों को, मुजफ्फरनगर के लोगों को, संविदा में, उपनल में, 108 की सेवा में, और तोर आंगनबाड़ी बहनों को और आशाओं को भी, ये दूसरे राज्य की बहनों को जो है ना नौकरी। अरे भाई, ये राज्य किस लिए बनाया था? ये राज्य इसलिए बनाया था क्योंकि लखनऊ देहरादून से बहुत दूर पड़ता था, और हमारे यहाँ स्वास्थ्य की, शिक्षा की व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। हमारे नौजवान रोजगार के लिए प्लान कर रहे थे। हमारे लोग जो उत्तराखंडी लोग थे, उत्तराखंड के रहने वाले लोग थे, उनको प्रॉपर रोजगार नहीं मिल रहा था, इसलिए आग लगी थी, इसलिए लड़ाई हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको कि जोत कर उगाई जिन्होंने फसल, उनके हाथों में पड़े छाले देखिए। जो चुराते रहे दूसरों की फसल, उनके हाथों में भरे प्याले देखिए। कांग्रेस और भाजपा का ये आचरण है, आप देख लीजिए। चाहे इन्होंने इस राज्य को लूटा तो आज हम 70,000 करोड़ रुपए के कर्जदार बन गए हैं। अरे जहां हमारे राज्य के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो ठेकेदारी प्रथा में बदल दी है। और उसमें भी जो 80% हमारा कोटा होना चाहिए था कम से कम, जो सब सरकारों ने कहा, अपने मैनिफेस्टो में लिखा, अरे 8% भी आप नौकरियां आप नौजवानों को दे पाए। आप क्या चाहते हैं इस राज्य को? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, राज्य की जनता समझ रही है। देश के प्राइम मिनिस्टर की जब बात आएगी, जब चुनाव की बात आएगी, तो देश में देखेंगे किसको जिताना है। लेकिन आज की तारीख में कर्नल कोठियाल जो होंगे अगले 5 साल इस राज्य के मुख्यमंत्री, आज जनता उनको जिताने जा रही है। केजरीवाल जी की तमाम नीतियों को जनता दोनों हाथों से स्वीकार कर रही है। और आप देख लीजिएगा, जब 10 मार्च का दिन होगा, हम पूर्ण बहुमत की सत्ता के साथ में उत्तराखंड की सरकार में होंगे। हम सरकार में लूटने के लिए, सरकार बनाने के लिए नहीं होंगे। से पॉल साहब, तमाम सर्वे जो आए हैं उन्हें आप सिरे से नकार रहे हैं, क्योंकि उन सर्वों में आपका ज्यादा कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लीजिए, पार्टी के अंदर के नेता ही जब नाराज चल रहे हैं, उन्हें मनाने की जुगत में इस समय बीजेपी कांग्रेस लगी हुई है। आप अपने विधायकों को जो बनते हैं उन्हें बचाकर रख पाएंगे? क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग जैसे शब्द आपने भी सुने होंगे और इस समय राजनीति में बड़े प्रचलित हैं। यही तो नीति है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी को जो जनता से जुड़ा होता है, जो जन जन से जुड़ा होता है, जो जन जन की, जो राज्य की परिस्थितियों से जुड़ा होता है, उस आदमी को टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने। और वो हर आदमी पक्का सच्चा सिपाही है। आम आदमी की सेवा करने के लिए वो जीत करके आ रहा है। वो अपना घर भर के नहीं आ रहा है। आप अपवाद के रूप में देख लीजिए, सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई देश के अंदर कोई राज्य की गिनती हुई है तो वो उत्तराखंड की हुई है। अरे आप सबसे छोटा राज्य, सबसे भ्रष्ट राज्य है। आप 29 राज्यों में से आखिर पहला नंबर आपका भ्रष्ट राज्य के रूप में आ रहा है। तो ये गलती किसकी है? इन सरकारों की है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, राज्य को लूटा है।
इन्होंने राज्य के नौजवानों को बेरोजगार किया है, इन्होंने बहनों को जो जिनकी मानदेय बढ़ाना था उनको कमजोर किया है। अरे पुलिस के भाई हमारे कितनी रात दिन सेवा करते हैं, 4600 का पे देने में नाकामयाब रहे हैं। ये जनता देख रही है, इसलिए मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, हम सत्ता की ओर जा रहे हैं। इनके कुकर्मों के कारण से सत्ता की ओर जा रहे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार से राज्य को लूट लिया है, इसलिए सत्ता की ओर जा रहे हैं। इस राज्य के जो मैनिफेस्टो ये जारी करते हैं, उस समय पर अपने उत्तराखंड में उत्तराखंड के स्थायी राजधानी बनाएंगे अगर सत्ता में आएंगे। आप सत्ता में विधायकों के बाद भी राज्य की स्थायी राजधानी नहीं दे पाए पिछले 20 सालों में। आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? आपने जितने भी हमारे विभाग थे, जो सिंचाई विभाग से संबंधित, आज भी उन पर उत्तर प्रदेश के लोगों का कब्जा है। हम कहाँ जाए? कैसी सरकार हमारे राज्य के लोगों ने दी है? परेशान होने के बाद इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। पवन तोमर जी, 2007 और 2012 के चुनावों में सरकार बनाने के लिए दलों को बाहर से समर्थन लेना पड़ा था। स्थितियां फिर से एक बार वैसी बनती हुई नजर आ रही हैं क्या? पल्लवी जी, अभी जो आम पार्टी के मेरे भाई प्रवक्ता जी बोल रहे थे, देखिए दरअसल क्या ये झूठ को इतनी जोर शोर से बोलते हैं कि जैसे सच बोल रहे हैं, लेकिन इनको शायद ये नहीं मालूम है कि आपके पास केवल झूठ के सिवाय कुछ और मुद्दे हैं ही नहीं। अभी जनता की आपकी स्वीकार के उत्तराखंड में नहीं है, आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, आपका कोई विजन नहीं है, आपका कोई किसी बात का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, केवल प्रोपगंडा और झूठ की राजनीति करना आप यहाँ चाहते हो। ये यहाँ की जनता कम से कम पढ़ी लिखी जनता है, सैनिकों वीर की भूमि है जानी जाती है। ऐसे दल जिनका कोई यहाँ लेना देना ही नहीं, वो आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी कोई यूजर बिल्कुल है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि घोटालों तक, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को आप इस दुनिया का अपना प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। ठीक है, दुनिया का आपने हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के ही नहीं, इस पूरी दुनिया के लोकप्रिय हो चुके हैं, और ये बात आप भी जानते हो, पूरा विपक्ष जानता है। अब आप देखिए, ऋषिकेश से कल्पना योजना 16,217 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं। ऑल वेदर रोड 12,500 करोड़ रुपए दिए हैं। भारत माला परियोजना के 13,000 करोड़ रुपए दिए हैं। केदारनाथ त्रासदी में 14,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और ये कह रहे कुछ नहीं दिया, चाहे वो टिहरी झील हो, चाहे वो सहकारी विकास परियोजना हो, चाहे वो मंसूरी डबल लेन हो, चाहे वो वाटर लेन होल हो, चाहे वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो, हजारों योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं। मैं समझता हूँ इनकी भी तो डबल इंजन की सरकार थी कांग्रेस की, ये क्यों नहीं कर पाए? और जहां तक बात सवाल महिलाओं के सम्मान का है, अगर किसी ने सम्मान किया है, दिल से किया है, तो महिलाओं के भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये इन्होंने ये दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हमने जो पति की संपत्ति होती है उसमें महिलाओं का बराबर का अधिकार दिया है। देहरादून दिल्ली तितली रोड सम्मान 22,000 महिलाओं का हमने सम्मान किया है। 33,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें, उनका मानदेय बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया गया है। आंगनवाड़ी सहायक कार्यकर्ताओं के लिए हमने जहाँ 1,500 रुपए बढ़ाया है, वहीं प्रदेश में 4 लाख एकल महिलाओं के लिए, जो कि विधवा तलाकशुदा आदि महिलाएं हैं, उनको स्वराज में जोड़ने के लिए 90% सब्सिडी देने का काम अगर हम कर रहे हैं तो विचार भारतीय जनता पार्टी। बताइए ना, मैं लगातार आप लोगों से एक सवाल कर रही हूँ जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। बार बार वही मैं घूम फिर कर आना चाह रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने बखान किए जा रहे हैं। बताइए सर, 2007 और 2012 के चुनाव में जो हुआ वो फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन लेना पड़ेगा आपको। देखिए पल्लवी जी, मैंने पहले भी कहा है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तराखंड में दोबारा से आने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे को लेकर के चुनाव में उतरी हुई है, और ये स्वीकार्यता भी है जनता में। हमारे सामने कांग्रेस की जो सीटें हैं वो बहुत कम रहेगी। मैं समझता हूँ इनका कोई विजन नहीं है, इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, इनके खुद ही नेता आपस में उलझे हुए हैं, आपके नहीं कर पा रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी में एकता है, और कोई बड़ा नेता हमारे किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है, सभी एकजुट है। और इस तरह से
ये अपने प्रदेश के महामंत्री को पीट रहे हैं। इनके किशोर उपाध्याय जी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ विकास के कार्य को लेकर के उत्तराखंड में चुनाव में बैठी हुई है, जिसको जनता का भरपूर लगातार सहयोग मिल रहा है। सर, आपके भी कई बड़े नाम हैं, राजकुमार ठुकराल जैसे नाम भी आपकी लिस्ट में शामिल हैं। अब आप इन्हें बड़ा नेता या पुराना नेता मानने से इनकार करते हैं तो बात अलग है। पवन जी, देखिए, यदा कदा एक इतना बड़ा परिवार है तो यदा कदा एक आध नाम आपके सामने अगर आ गया है, और जहां तक मैं समझता हूँ ठुकराल जी ने अनुशासनहीनता की थी, उनको उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। अनुशासनहीनता के बारे में हमने ना उन्हें मनाने का काम किया, और अगर वो छोड़ रहे हैं तो हमें छोड़ने में भी कोई वो नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती। अभी आप ये देखिए, कांग्रेस में तो इनके महामंत्री को जूतों से पीटा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हरक सिंह रावत जी, जिसको ये कहते थे कि मैं जूते की नोक पर मंत्रालय रखा है, कांग्रेस रखी है, आज उससे गले लगा लिया। उनकी जो है पुत्र वधू को टिकट दे करके चुनाव लड़ा रहे हैं। इनका कोई ध्येय ही नहीं है। जिस व्यक्ति को ये निकाल दे, हमने जो निकाला, हमने उनसे बात नहीं की। जिन्होंने अनुशासनहीनता की, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। हरक सिंह जी को हमने अनुशासनहीनता के आरोप में लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में हमने उनको बाहर का रास्ता। तोमर साहब, टीका प्रसाद मैखुरी को लेकर क्या विचार है आपका? उन्होंने कौन सी अनुशासनहीनता की थी? देखिए, कुछ चीजें होती है जो उनके मन के अनुरूप नहीं हो पाई, और मुझे लगता है वो सारी चीजें मन के अनुरूप इतने बड़े परिवार में कभी कभी हो भी नहीं पाती, क्योंकि एक बेटा अगर कुछ चाहता है, दूसरा बेटा कुछ चाहता है, तो सारी चीजें मुराद पूरी भी नहीं हो पाती। तो उन्हें भी थोड़ी सी सहनशीलता रखनी पड़ती है और रखनी चाहिए भी। चलिए, शोभा राम जी, आवाज मिल रही है आपको? शोभा राम जी, मेरी आवाज सर आप तक पहुंच रही है? जी। हाँ, बताइए सर। अभी तो हरीश रावत को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि वो अपनी सीट बचा ले, यही काफी है। उनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। चुनौतियां तो होती है, लेकिन वो हरीश रावत जी लास्ट तक सबको मना लेंगे और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस सरकार में बनाने जा रही है 2022 में, आप देखते रहिए। 14 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो फिर इन बागियों को मनाने में आप कामयाब हो पाएंगे? जी। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि आपके यहाँ तो सीधे सड़क पर मारपीट जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, कैसे मनाएंगे आप नेताओं को? सब मान जाएंगे, सब कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है और सब मान जाएंगे। आपने देख ही लिया, सबने हमारे यहाँ सहसपुर में सबसे ज्यादा वो खड़े हो गए थे, लेकिन सब मान गए, सब एक जगह खड़े हो गए। राजपुर में भी ऐसा ही हुआ, 3-4 थे, सबने इकट्ठे हो गए, सबने नाम वापस ले लिया। ये कांग्रेस है 2022 में, पब्लिक देख रही है इनकी तरफ को। कितनी पब्लिक ने 5 साल में कितनी मजबूरी, कितना वो समय, गलत समय का वो किया, टाइम काटा है पब्लिक ने। बहुत मजबूरी में, महंगाई से लेकर के बेरोजगारी तक जो है, मलिन बस्तियों का, ये सब जो है ना, ये सब पब्लिक देख रही है। इससे पब्लिक बहुत बुरी तरह जूझ रही है और वो कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है। और 2022 में कांग्रेस सत्ता में आएगी। किसानों का भी मुद्दा देख लीजिए। इस बार आप अपने विधायकों को और नेताओं को बचाकर रख पाएंगे? जो 2016 में हुआ, क्या कहीं एक बार फिर से वैसी स्थिति पैदा ना हो जाए, ये किस तरीके से सुनिश्चित करेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, इस बार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कांग्रेस सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। पता चले सर, थोड़ा बहुत अगर अंतर रहा तो इधर से उधर विधायकों के होने का सिलसिला तो दोबारा शुरू नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा अंतर रहेगा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस सरकार बना रही है, सत्ता में आ रही है। आप देखते रहिए, पब्लिक कितनी परेशान है। आप चिंता न करें, सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस, कोई इसमें कोई दुविधाएं नहीं है, बिल्कुल भी। चलिए पॉल साहब, आप भी कह दीजिए कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है इस बार उत्तराखंड में? आचरण है, सिर्फ सत्ता में जाना मेरा मकसद नहीं। मेरी जिद है कि मेरे सूबे की तस्वीर बदलनी चाहिए। इसलिए बदलनी चाहिए क्योंकि 22 सालों में राज्य का दोहन हो गया है।
राज्य के संसाधन लूट लिए गए हैं, राज्य के अंदर पलायन की भरमार हो गई है। हम 70 से 72,000 करोड़ रुपए के कर्जदार हो गए हैं। हमारा किसान आज भी अपने कर्जों से आत्महत्या कर रहा है। हमारे पहाड़ की स्थिति, जो स्वास्थ्य की स्थिति होनी चाहिए थी, वो उसके उल्टे हो गई है। स्वास्थ्य हमारी बहनें आज भी घर से लेकर अस्पताल तक जाने में प्रसव कर रही हैं। आज भी हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नेस्तनाबूद नाबूद हो गई है। आज भी हमारा नौजवान 108 की सेवा का हो, चाहे उपदल का हो, चाहे पीआरडी का हो, परमानेंट नौकरी के लिए तरस रहा है। आज भी लाखों लोग रहने वाले मलिन बस्तियों के लोग या नजूल भूमि के लोग रोज रात में सोते हैं, सुबह का पता नहीं होता कि सरकार कब उनको जोर से उठाकर अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे ताकि लोग आपकी नीतियों से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प की तलाश करें। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की सियासत में इस समय विपक्षी दलों ने एक दूसरे की चिंता नहीं बढ़ाई हुई है। इन दिनों राजनीतिक दलों के नेता ही अपनी अपनी पार्टियों की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बागी होकर जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ने का इस समय हम तस्वीरें उत्तराखंड में देख रहे हैं, ये कई सवाल खड़े कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या राजनीतिक दलों के अपने ही नेता उनके लिए वोट कटवा की स्थिति पैदा कर देंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।